आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उस्ताद कमर जलालवी याद आते हैं। आपने फरमाया था कि मालूम हुआ मेरी किस्मत में नहीं तुम, मिलना था मुझे कातिब तकदीर से पहले, और बैठे रहो ऐसी भी मुसव्विर से हया क्या, काहे को खिंचे जाते हो तस्वीर से पहले। तो तस्वीर का खिंचना, मुसव्विर का हवाला, ये हमारी शायरी का भी एक खास जुज रहा है और हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे का भी। आज मैंने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए अपने प्रोग्राम में दो खास मेहमानों को जहमत दी है। एक का ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, दूसरे का इस तरह हमने दो फोटोग्राफर आज जमा किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शहबाजुर रहमान, आप फैशन फोटोग्राफर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? और आपके साथ तशरीफ रखते हैं सैयद अतहर हुसैन, आप फोटो जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शवाल भाई, आपसे शुरू करते हैं। फैशन फोटोग्राफी का जो हवाला है यूरोप की कंट्रीज में, अमेरिका में, बड़े मुल्कों में, उसका तो एक बहुत ही लेवल हाई है। हमारे यहाँ चूंकि घुटन का माहौल है, हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड ऐसे हवाले मुकद्दम है कि जो इन चीजों की राह में रुकावट होते हैं। तो कैसे रास्ता बनता है, कैसे फैशन फोटोग्राफी को जो है वो फरोग मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि फ़ोटोग्राफ़ी एज ए सब्जेक्ट भी कोई अपनी हैसियत एक रखता है। हमारे यहाँ तो इसको ना शोभा माना जाता है, ना ही इसको एज ए सब्जेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। तो ये एक खुदरो पौधे की तरह चल रहा है। अब हम अगर कोई काम कर रहे हैं और साथ में शौक़ है फ़ोटोग्राफ़ी का, तो उसको अटैच कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि जी मैंने बड़े होके फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो उसको वहीं पे पेरेंट्स ही उसको जो है रोक देते हैं कि भाई क्या तुम इंतखाब कर रहे हो, किस शोबे का इंतखाब कर रहे हो, इसका तो मुस्तकबिल ही नहीं है एज ए सब्जेक्ट। ये तो कहीं हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, अप्रूव नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इसको एज ए सब्जेक्ट तस्लीम करना पड़ेगा कि ये भी एक सब्जेक्ट है, एक प्रोफेशन बन सकता है। और इसमें काफ़ी लोग इस वक्त जो है रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, हज़ारों की तादाद में लड़के काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। बहुत से लोग उससे अपना घर भी चला रहे हैं, बहुत से लोग उसको पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड करने की ज़रूरत है और इसके अंदर हमें थोड़ा सा और वसी अंदाज में आने की ज़रूरत है कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट लेके आएँ। बिल्कुल ठीक है। अतहर हुसैन साहब, फैशन फोटोग्राफी तो इतनी मुश्किल हवाले नहीं है, मतलब जान जोखम का काम तो नहीं है, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट जो है वो तो हमने देखा, वो रोड एक्सीडेंट का भी हवाला हमारे सामने है जिया का, और वो जो हमारा दोस्त बम ब्लास्ट में बीबी वाले में आरिफ जी, आरिफ भाई। तो आप समझते हैं कि जो ये जो हवाला था फोटो जर्नलिज्म का, ये थोड़ा सा मुश्किल है? और जी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया और एक ऐसे सब्जेक्ट को आज चुना कि ज़्यादातर लोगों की हम क्योंकि फ्रंट मैन के सिपह सलार हैं, किसी भी जंग के फ्रंट मैन के सिपह सलार जो है फोटोग्राफर होते हैं। रिपोर्टर्स और डेस्क पे बैठे हुए लोग तो फ़ोन पे बात करते हैं, रिपोर्टर्स बहुत देर में पहुंचते हैं। फोटोग्राफर्स जो है वो कैमरा मैन सबसे पहले फील्ड में जाता है, मतलब। और जिस दौर में मैं इस फील्ड में कदम रखा 1994 में, तो उस वक्त जो है सिर्फ एक PTV था और चैनल्स थे नहीं। वो तो 2000 के बाद जो है मुशर्रफ के दौर में जो है वो चैनल्स आए और कैमरामैन आ गए। नहीं तो फोटोग्राफर जो है एक बड़ी तादाद में थी, एक हमारी अपनी वैल्यू थी। और मैंने बहुत ब्लास्ट देखे और 2 ब्लास्ट में मैं खुद ज़ख्मी हुआ। मोहतरमा जब पाकिस्तान आई 2007 में, तो कारसाज पे जो ब्लास्ट हुआ उसमें मैं ज़ख्मी हुआ, हमारे काफ़ी फ़ोटोग्राफर ज़ख्मी हुए। एक चैनल के कैमरामैन थे, वो मौके पे ही जहाँ भाग हो गए, आरिफ उनका नाम था। तो इस तरह की बहुत PACC पे ट्विन ब्लास्ट हुआ, उसमें हमारे 17 फोटोग्राफर ज़ख्मी हुए थे। उसमें मेरे जो है वो 4 टाँके इधर आए थे, पेट के पास मेरे, और सर पे लगे थे मेरे। तो इस तरह के कबो पेश जो है वो काफ़ी वाक़यात हुए और ये इतना मुश्किल पेशा था, जबकि मुझे अंदाज़ा नहीं था जब मैं फील्ड में आया 1994 में। और मैंने कौमी अखबार से आगाज़ किया अपने काम का। मरहूम असगर भट्टी साहब का मैं काम देखता था, बहुत बड़ा नाम था इस फील्ड में असगर भट्टी साहब, और बहुत सारे और भी सीनियर फोटोग्राफर हैं जिनकी मैंने रहनुमाई ली। फिर काम करते करते मैं इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से जो है वाबस्ता हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है थॉमसन रॉयटर्स, उसमें मैंने तकरीबन 18 साल काम किया और अभी भी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पर हूँ मौजूद। तो ये सिलसिला जारी है
और बहुत मुश्किल सिलसिला है, मगर अब जो है फोटोग्राफी थोड़ी सी नापैद होती जा रही है। अब लोग डिजिटल की तरफ आ गए, तो फोटोग्राफी को डिजिटल अंदाज में अगर किया जाए तो बहुत अर्निंग होगी। और जिस दौर में हम 1200 रुपये तनख्वाह से हमने स्टार्ट किया था और एक हाई मतलब लेवल होता है, वहां तक आके रुक गए हम, मगर अब जो है वो लाखों में जो है वो उसकी आमदनी है। और वो आमदनी आपकी अपने स्किल पे, पहले तो आप जितना भी स्किल दिखा दें एक सैलरी ही मिलती थी आपको, ऐसा ही है। मगर अब आप जितना भी स्किल दिखाएंगे उतने ही पैसे हैं। नहीं अतर भाई, एक चीज तो जैसे किसी भी जगह कोई हादसा होता है, कोई भी मिसाल के तौर पे बम ब्लास्ट होता है, लोग उस जगह को छोड़कर भागते हैं, और फोटो जर्नलिस्ट जो होता था वो हमारा वो फोटोग्राफर जगह या आज के दौर में हम कह लें कैमरामैन, वो उसकी तरफ रश करता है। उसके बाद बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए कि ब्लास्ट के बाद जो ब्लास्ट हुआ ट्विन ब्लास्ट उसमें जो- उस ट्विन ब्लास्ट में हमारे बहुत सारे फोटो जर्नलिस्ट जख्मी हुए, जख्मी अब हुए। कैमरामैन भी जख्मी हुए। कितने लोग कन्वर्ट हो गए फोटोग्राफरी छोड़कर कैमरामैनी में, और इससे डिजिटल दौर में आने के बाद क्या फर्क आया? देखिए बहुत बड़ा फर्क है, और डिजिटल पे बहुत कम लोग कन्वर्ट हुए हैं, मतलब मगर मैं डिजिटल पे कन्वर्ट हो गया। और 2018 में मैंने ये सोचा कि अब फोटोग्राफी सिर्फ करना जो है वो मसले का हल नहीं है, जिंदगी नहीं गुजर सकती, ऐसा ही है। तो मुझे दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और ये पाकिस्तान ने बहुत देर में सोचा कि हम डिजिटल की तरफ जाएं। दुनिया जो है डिजिटल पे बहुत पहले आ चुकी थी, मगर देर आए दुरुस्त आए। मतलब अगर अब भी अगर जो दोस्त हैं वो फोटोग्राफी की तरफ गामजन है, क्योंकि अखबारात में आप देखें, प्रिंट मीडिया दम नहीं तोड़ चुका। प्रिंट मीडिया में आप ये मिसाल ले लें कि मकामी जो अखबारात जो कराची से निकलते हैं, बड़े नाम है उनके, जहां पर फोटो सेक्शन एक अलग होता था और 17-18 फोटोग्राफर एक मैंने जो में। अखबार में आपके साथ काम किया है, तो मतलब एक पूरा जम्मे एक फौज होती थी, और असल खेल जो था वो उन्हीं के साथ वो होता डार्क रूम भी होता था, एक डार्क रूम डार्क रूम आप होता था पहले साहब। जो है 6 घंटे बाहर मेहनत करेंगे, 4 घंटे आपको डार्क रूम में मेहनत करनी जी, है। जी, और ऐसे ही। आपने जितनी मेहनत की, अगर फिल्म प्रोसेस नहीं कर सके और फिल्म अंडर हो गई या ओवर हो गई, तो आपका सारा काम खराब हो गया। ऐसे ही जितनी था। जान जोखों में डाल के आपने बाहर काम किया और डार्क रूम में आके फिल्म प्रोसेस करना नहीं आई, तो आप बेकार हो गए। फिर उसके बाद डिजिटल दौर आता रहा, मशीनें आ गई, और एक्फा और दूसरी कंपनी फ्यूजी ने जो है मशीनें लगा ली, तो प्रोसेस कलर फिल्म आ गई। उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट दौर की बात कर रहा हूँ मैं, जब ब्लैक एंड व्हाइट हम काम करते थे। तो लोग जो है ना, अगर कन्वर्ट नहीं होंगे डिजिटल की तरफ, तो बहुत परेशानी होगी आने वाले वक्तों में। और जो जान जोखों में हमने काम किया, आज भी वही काम है। बस ये है कि अब हालात पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, कि जो हालात जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मतलब हाँ। वो बम ब्लास्ट, वो वो लाशों का ब्लास्ट गिरना, खत्म है। वो उस तरह तो नहीं है, स्नैचिंग और रोड पे वो मामलात हैं। ऐसा भी होता था साहिर भाई कि जब हम ड्यूटी से घर जाते थे रात को 2 बजे या 3 बजे, तो जिसको हम थड़ा कहते हैं, मतलब बेसिकली होटल पे हम बैठते थे, थड़ों पर बैठते थे। चाय पीने के लिए दोस्त होते थे, तो वो अल्लाह माफ करे कि मतलब वो इस तरह पूछते थे कि यार आज का फिगर क्या है। उस दौरान जो है वो 40 से 50 लोग रोजाना जो है किलिंग होते थे, मतलब, और बोरी में उनकी लाशें मिलती थी। तो लोग मुझसे पूछते थे यार तुमने बोरी में लाश देखी है? हम तो बोलते थे हमारे साथ खुलती हमारे सामने बोरी थी, अल्लाह हम तो जाए वकूफ पे जाके बुरा वक्त तस्वीरें- देखा है कराची में। बहुत बुरा वक्त देखा है, मतलब। और जब हम घर से निकलते थे तो सुबह जब ड्यूटी पे, तो हमारी बेगम पहले आयतल कुर्सी और पता नहीं 2-3 सूरतें पढ़ के जो है ना हमें फूक के घर से भेजती थी कि वापसी पता नहीं हम सही सलामत अल्लाह आएंगे। खैर करे, ऐसे ही था। हम ये समझते थे, वो ये समझते कि वो इसलिए तो नहीं भूख रही, हम किसी औरत के साथ जो है या किसी के साथ मजाक करे कुछ करे, तो वो असल ये होता था हिफाजत के लिए जी, होता था। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अब ये सिलसिला थोड़ा सा चेंज हुआ है पाकिस्तान के हालात की वजह से। अभी माशी हालात तो खराब है, मगर क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है हाँ, कराची उस में। तरह की क्रिमिनल हाँ। एक्टिविटीज कम हुई कम हो है, गई। रोड स्नैचिंग और ये मामला तो है है भी। लेकिन वो जो बम ब्लास्ट थे, बम वो ब्लास्ट थे, गाड़ियों का जलना killing था, था, वो जो लाशों का मिलना था, रोजाना लाशों का जो मिलना था वो अल्लाह खैर। तकरीबन खत्म हो गया है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जी जी। शहबाज भाई, जी डिजिटल दौर की बात हुई, जी डिजिटल दौर आ गया। डिजिटल दौर आने के बाद फैशन फोटोग्राफी में क्या इनोवेशंस हुई, क्या बेहतरी आई, कैसे चीजें जो हैं वो ज्यादा आपने बेहतर महसूस की? देखिए साहिर भाई, पहली बात तो ये है कि डिजिटल आया पाकिस्तान में, जो कि जैसे सर ने बताया थोड़ा लेट आया। लेट आया है, कोई बात नहीं। वैसे ही हम हर चीज में हाँ, लेट हैं, हम जरूरी लेट हैं। बात कहनी हो, कोई हाँ, वादा हाँ, निभाना हो, हाँ। हमेशा देर कर देते देर हैं हमारे कर- काम कर करने देता में। हूँ। तो वो मुनीर नियाज़ी ने बहुत पहले ये बात बता दी थी। तो हम लोग का साथ मसला ये है कि जब डिजिटल आया तो लोगों ने ज़रा एक्सेप्ट थोड़ी देर से किया। नंबर एक बात ये थी कि जो पहले कैमरा ख़रीदना थोड़ा सा निस्बतन बहुत महंगा नहीं होता था, ले लेते थे कोशिश करके, लेकिन डिजिटल आया तो की प्राइस थोड़ी सी हाई हो गई, और उस डिजिटल में मज़ीद इनोवेशन होती गई, एडवांस होता गया।
उसके उस हिसाब से प्राइस बढ़ते गए। मुझे मुझे कतई कलामी की माजरत, मुझे याद है अतर भाई वो एक पतला सा लंबा सा छोटा सा कैमरा One होता ten, कोडक का कैमरा, शायद वो बचपन में मिला था हमें वन पहला। टाइम, अब वो भी बहुत कीमती कैमरा था। हाँ, कीमती उस कैमरा वक्त था। बहुत कीमती 26 कैमरा मेरा था। ख्याल है तस्वीरें निकलती जी थी जी उससे। रील इसमें जी डलती जी थी। जी तो शबाब है। इस डिजिटल कैमरा आने की वजह से काम में निस्बतन आसानी तो हुई है, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी काम सर करते थे अपने ज़माने में कि इतनी मेहनत से पहले कैप्चर करना फिर उसको प्रोसेस करना, वो चीज़ जो है ना थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई। अब हम क्या करते हैं कि डिजिटल आने पे हमें रोल का तो इस्तेमाल करते नहीं है, वो रेवोल्यूशन दौर ख़त्म हो गया। 26 30 मेमोरी 50 100 वो तो खत्म हो गए। मेमोरी कार्ड लगाया और हमने 200 300 400 तस्वीरें खींच दी। पता चला कि जिस वक्त टेक्निकल कोई लोग बैठते हैं या एक्सपर्ट लोग बैठते हैं या उस्ताद लोग बैठते हैं, जब वो कहते हैं यार दिखाओ कितनी तस्वीरें, 400 तस्वीरों में तो 40 तस्वीरों को भी पास नहीं करते, इसलिए कि किसी का फ्रेम आउट होता है, किसी का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट आउट होता है, किसी के और कुछ आउट होता है, कंपोजिशन आउट होती है। तो अब जब रेवोल्यूशन दौर में सर काम करते थे या शुरू हमने भी उसी दौर में शुरू किया था, तो हमें एक्यूरेसी का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं होती थी कि अब 36 का रोल डाला है तो हमें 36 तस्वीरों को ही तकरीबन अपने हिसाब से एक्यूरेट खींचना है, ताकि उसके अंदर कम से कम गलती की गुंजाइश हो। तो हमारा दिलो दिमाग जो है ना उस वक्त हर वक्त हाजिर रहता था, तो हम इन्हमाक के साथ काम करते थे और इसीलिए रिज़ल्ट अच्छे आते थे। अब क्या हुआ है कि जब से डिजिटल आया है, अब 1 सेकेंड में उसके जो है LCD पे देखा कि नहीं यार आंखें बंद हो गई, फ़ौरन दूसरी खींच दी, फिर कुछ हो गया फिर तीसरी खींच दी, तो करते 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 अब खिंचती तो 300 है लेकिन वो निकलती 30 ही है फिर। निकलती फिर 30 ही है। तो पहले वाले दौर में हमें ये ज़रूर था कि काम के अंदर बड़ा एहतमाम भी था और एक्यूरेसी थी और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ काम करते थे। अब काम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन काम थोड़ा सा जो है अपने म्यार से भी नीचे गिर गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पुराने वक्त का आदमी हूँ, तो मैं अब बरमला ये कहता हूँ कि अब थोड़ा सा म्यार से हम नीचे गिर गए। डिजिटल आने से काम अच्छी तस्वीर आप पहला क्लिक बहुत अच्छा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एक्यूरेट करेंगे ना, तो उसको डिजिटलाइज करने के बाद आप सोने पे सुहागा कर लेते हैं। लेकिन जो तस्वीर खिंची भी गलत है, चाहे वो ओवर हो गई है चाहे वो अंडर हो गई है, तो कहते हैं जी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप फोटोशॉप है ना, हम ठीक कर लेंगे। वो बड़े बरमला ये कहते हैं कि जी इसमें फोटोशॉप है, अगर थोड़ी सी भी अंडर हो गई है तो हम उसको ठीक कर लेंगे लाइट को। तो आपके एरर तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसकी क्या होता है, उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, ओरिजिनलिटी ख़राब हो जाती है। तो मैं डिजिटल काम करता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम उसमें फ़ोटोशॉप का जो है इम्तजाज हो। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है एक और हमारे दोस्त, एक DOP, एक कैमरामैन, एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक एक्टर, मोहम्मद अली नकवी ने। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू हो रही थी फोटो जर्नलिस्ट की, फैशन फोटोग्राफर की। आपने ड्रामे कवर किए, आपने टेलीफिल्म्स बनाई, वैसे तो आपका तजुर्बा फिल्म थिएटर का भी है, तो क्या फर्क है एक फैशन फोटोग्राफी में और ड्रामों और टेलीफिल्म्स और दीगर में? देखिए मंसूर भाई, जैसा कि आज मौजू है कैमरे के हवाले से, तो मैं आपको ये कहूँगा कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो अलग सिलसिला है, और अब जो है एक मूवमेंट होती है। हम कहते हैं ना फिल्म कोई लफ्ज़ नहीं है, अच्छा, असल में है मूवी। असल में मूव करने वाली चीज़ को हम जो है ना मूवी, तो हम कहते हैं फिल्म नहीं है, मूवी है। तो हम अगर थिएटर कर रहे हैं या फिल्म कर रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं, तो हमारा जो कैमरा है उसको प्रॉपर तरीके से लाइटिंग को देखना है। सबसे पहला हवाला जो है वो लाइटिंग का है। वो लाइटिंग का हवाला है कि वो क्या मतलब, सबसे पहली बात जो कि कैमरामैन जो होता है ना, अगर उसको टूल्स का पता नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। कैमरे के टूल्स होते हैं। अच्छा, कैमरे जो हैं माशाल्लाह डिजिटल कैमरे आ गए हैं, मुख्तलिफ एंगल्स के कैमरे आए हैं, मुख्तलिफ आ गए थे, क्योंकि अब जो कैमरे आए हैं स्टील में भी बकायदा मूवी बन रही हैं, और जो कैसेट वाले कैमरे हुआ करते थे पहले, अब वो ख़त्म हो गया दौर। तो अब जो है वो जो कैमरे आए हैं उस हवाले से अगर कोई शॉट वगैरह बनाना होता है तो वो जैसा कि भाईजान ने बताया था कि मैं सुन रहा था कि एक चीज़ आई, 30 तस्वीरें खींची तो उसमें एक तस्वीर अच्छी आ गई, उसी के अंदर जो है अगर शॉट अच्छा नहीं बना
तो फिर हमने उसको डिलीट करना है, दूसरा शॉट ले लेना है, टेक पे टेक, मतलब जो ना वो हो जाता है। पहले एरी कैमरे इस्तेमाल होते थे किसी दौर में, पुरानी फिल्मों में एरी कैमरा इस्तेमाल होता था जिसके अंदर बाकायदा नेगेटिव लगता था, बॉक्स लगते थे, वो बॉक्स बहुत महंगे कॉस्टली होते थे। फिर कैसेट तक का दौर आ गया डिजिटल का, अब कार्ड का दौर आ गया। अब कार्ड्स के अंदर जो है ना हमें उसको फोकस करना होता है कि जो आर्टिस्ट 2 शॉट में बैठा है, 3 शॉट में बैठा हुआ है, मास्टर में बैठा हुआ है, हमने फ्रेम को देखना है कि फ्रेम क्या आ रहा है, किसी की लाइटिंग प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। पीटीवी के दौर में भी ये सारा मामला था, या पीटीवी एक और एरा का हवाला है, उसमें उसकी कैमरामैनी और होती थी? जी जी, जो आपका क्यों थोड़ा सा ताल्लुक रहा है तो मैंने पीटीवी के हवाले से मैं बताता चलूँ, वो रिवॉल्विंग कैमरे होते थे, वो रिवॉल्विंग कैमरे होते थे, जो उनकी एलसीडी होती थी ना वो 12 इंच की होती थी, मॉनिटर लगा होता था स्टूडियो के अंदर ऊपर। बिल्कुल तो एमसीआर में डायरेक्टर प्रोड्यूसर वहीं बैठे होते नहीं, थे? डायरेक्टर प्रोड्यूसर एमसीआर में बैठते थे। अच्छा, कैमरामैन खुद देखता था। कैमरामैन देखता था, उसमें 3 कैमरे लगे होते थे। ठीक। जैसे कि एक ने शॉट बनाया हुआ सोलो, एक ने मास्टर बनाया हुआ, एक ने ओटी शॉट बनाया हुआ है, तो उस हवाले से वो कवर कर लेते थे। एमसीआर से बाकायदा डायरेक्शन होती थी डायरेक्टर साहब की, प्रोड्यूसर की, कि यार आप उस पर बाकायदा ऑन एयर लिखा होता था कैमरे पे। जब लाइट रेड होती थी ना तो हमें मालूम हो जाता था कैमरा हम पे फोकस किया हुआ है, सांस खिंच जाते थे, सांस खिंच आर्टिस्टों जाते के। थे। बहुत स्ट्रांग था वो दौर पीटीवी का, कि बहुत कुछ होता था। बहरहाल अब तो बहुत आसान हो गया है, अब आसान हो गया, वो मुश्किल दौर था, बहुत मुश्किल दौर था, इतना मुश्किल दौर था कि अब तो बाकायदा लोग आईफोन से ही बाकायदा वीडियो फिल्म बना बना के चला देते हैं। आईफोन से आईफोन से। अच्छा, मैं इस तरफ आ रहा था कि जो डिजिटल के फवाइद आए, अच्छा उसमें एक इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुंचा। यानी मिसाल के तौर पे मैं इस बात को शहबाज भाई आपसे जानना चाहूंगा कि एक इवेंट होता था, एक बाकायदा काम होता था फोटोग्राफर के स्टूडियो जाकर तस्वीर खिंचवाना। अब तो आपने अपना मोबाइल उठाया और 110 तस्वीरें मारी और बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। बैकग्राउंड भी चेंज, हाथ के हाथ और सब कुछ। क्या फर्क डाला है, कितना माली नुकसान पहुंचा है फोटोग्राफी की इंडस्ट्री को? पहले तो मैं पहले स्टेप पे आपको ये बताऊं कि अब जो डिजिटल आने की वजह से, जो जैसे सर ने शुरू में बताया कि अब आपने जितनी मेहनत की है उतने आप पैसे बना लेते हैं। सही। इस बात को जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं डिजिटल आने से नुकसान और फ़ायदे की, तो देखिए पहले जो मामला चल रहे थे उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जब तरक्की आती गई, अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। पहले स्टूडियो जाके फोटोग्राफर से तस्वीर खिंचवाते थे, एरर की गुंजाइश कम थी, उससे उतने ही पैसे लेने थे, तस्वीर बेहतरीन खींच के दे दी आप। और वो हमें ऐसे भी करता था, और कभी हमें याद है अक्सर भी, और अब कोट पहन के, भाई पहला कोट मेरा ख्याल है स्टूडियो में ही पहना था। मैं उसमें आपको एक छोटी सी बात ऐड करूँ। एक तस्वीर मैंने एक दोस्त की देखी, तो मैंने कहा यार तुमने ये तस्वीर फला स्टूडियो से खिंचवाई है? कह रहे आप कैसे पहचाना? मैंने कहा ये कोट मैंने भी खिंचवाई थी। अतर भाई आपको शायद याद है फोन में भी तस्वीर खिंचवाई जाती थी, वो मुझे याद है स्टूडियो में फोन भी रखा हुआ होता था। एग्जैक्टली। तो ये डिजिटल आने से जो है ना हुआ ये कि अब तस्वीर खींचने के ऑप्शंस बहुत हो गए। अब आईफोन की आपने मिसाल दी, आईफोन को उन्होंने पिक्सलेट इतना ज़्यादा पिक्सल्स उसके बढ़ा दिए हैं कि अब तस्वीर कम से कम अच्छे मेयार की बन जाती है। अच्छा, वो तस्वीर की बात नहीं कर रहे हैं, मोहम्मद अली नकवी ये कह रहे हैं कि आप उससे बाकायदा फिल्म मेक कर रहे हैं। फिल्म बन रही है। हाँ, उसमें मंसूर साहब भाई सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो अली भाई ने जो बात की वो एक तंजिया बात की है कि एक छोटे से फोन लेके भी वो वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, जबकि क्वालिटी नहीं है। अच्छा, आप ये क्वांटिटी है, इस एंगल से लेके गए बात को। इसी एंगल से ये अली भाई ने अपने पेज पे जो बात पढ़ी है उसका जिक्र किया है। नहीं। अच्छा, मैं आपकी एक बात आपकी बात देखें, कैमरे की अगर बात हो रही है ना कि कैमरा 1836 का पहला कैमरा, 1836 में पहला कैमरा दुनिया में अगर आया तो उसके अंदर डार्क रूम भी होता था, खुद ही एक आदमी खड़ा हुआ एकदम आदमी घुसता तो चाहता था। अच्छा, तस्वीर बनाने के लिए बड़े पोज बनाने पड़ते थे, बेचारा बैठा हुआ है सेट ये वो। अच्छा, नेगेटिव निकलता था, वो हाथ से काम करता था। ठीक है, ऐसे कलम से बाकायदा पूरा करने के बाद। अच्छा, अब जो आप वहां से बात 1836 और 2024 की बात अगर हम करेंगे तो मैं ये कह रहा था कि वर्जन होता है। अगर आप अपना इससे फोन बना रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, तो वर्जन मालूम हो जाता है कि ये आया डिजिटल कैमरा एरी से बनी हुई है, यूमेट्रिक से बना हुआ है, बीटा से बना हुआ है, ये वो कैमरे हैं। मालूम हो जाएगा कि यार ये कौन से कैमरे हैं। अभी जैसे मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेटेस्ट कैमरे आ गए हैं, लेकिन वो बाकायदा अपना एक रिजल्ट देते हैं, अपनी डिटेल देते हैं। अतर भाई ऐसी बात है ना, वो डिटेल मोबाइल नहीं दे पाता।
आई अच्छा वाह। अच्छा, दूसरी बात ये है कि शादी ब्याह की मूवी का इंतजार करते थे लोग पहले कि यार मूवी आएगी, और VHS कैमरे होते थे, एक-एक महीने और एक महीने का इंतजार करते थे। अब बाकायदा बेचारा खुद बना रहा होता है, तो वो हमारी जो खवातीन है वो खुद ही आईफोन से बना, अपने खुद देखते हैं, भाई रहने दें, हमने तो देख ली वीडियो। तो हमारा जो है ना ये सिलसिला खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये फोन की वजह से। इससे न्यूज इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान नुकसान पहुंचा है कि पहुंचा है। आप अब जिसकी चाहे पकड़ी उछाल दें, बस जी। व्हाट्सएप करें, जी, ग्रुप जी, बनाए, जी। लिखे, हाँ। और अब किसी को रिपोर्टर बनने की जरूरत नहीं, किसी को जरूरत पढ़ने नहीं। लिखने की, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो अगर गया मैं मतलब। ये बाकायदा सवाल ही पिच कर देता हूँ हाँ। आपको कि डिजिटल से जहां बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ गई हैं, कुछ हर मतलब तरक्की की तरफ चीजें जानी चाहिए, कदम जाने चाहिए, लेकिन ये जो एक मामला आया कि जिसके हाथ में मोबाइल आया वही सहाफी बन गया, वही फोटो जर्नलिस्ट बन गया, इसने कितना डैमेज किया सोसाइटी को? सर इसमें मंसूर भाई बहुत ज्यादा डैमेज किया है। बहुत आप damage। किसी की पगड़ी भी उछाल दें। अब आपने देखा होगा कि अखबारात में कभी भी बिल्डिंग कंट्रोल की खबरें नहीं छपती थी, कोई बिल्डिंग बना रहा है उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती थी। मगर अब हर इलाके में 10, 15, 20 लोग ऐसे होते हैं जो बिल्डिंग की तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और वो गैर कानूनी तौर पे जो उनको पैसे दे देते हैं। तो 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए सिर्फ महल्ले में वो लड़के जो आवारा थे बिल्कुल, जिनका कोई काम नहीं था, ना पढ़े लिखे, और वो बस वो कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में आपकी जो है वीडियो चला देंगे। तो इस पे हुकूमत को जो है ना एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व हैं, वो इदारे इन्वॉल्व हैं जो वो बिल्डिंग बनने देते हैं। और फिर वो सबसे अहम नुकता ये कि आपकी जो इकोनॉमी है हाँ। उसका एक बड़ा हवाला फिर है। वो कहते हैं हम सहाफी हैं। भाई सहाफी कैसे? आप किसी यूजेस से कोई वो नहीं है, आपने MA जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है, आपने किसी क्लब के आप मेंबर नहीं है, किसी इदारे से किसी वाबस्ता इदारे से नहीं है, बस वाबस्ता नहीं है। आपने मोबाइल उठाया और अपना व्हाट्सएप एक ग्रुप पे एक माइक नाम रख लिया और दिया। चल मेरा भाई। भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नाम रख दिया, कोई भी न्यूज करके भी कोई नाम रख दिया, अपने तौर से रख दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हुकूमत को ही चाहिए कि इस पे एक्शन ले, सिंध गवर्नमेंट ले, पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट ले, मतलब विफाकी गवर्नमेंट ले, इस पे एक्शन लेना चाहिए और इनका कला कमा करना चाहिए इन जाली लोगों का। शबाब भाई, क्या कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना किसी भी चीज़ के बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे सर ने बात की, अब उसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे हम फोटोग्राफी की मैं बात करता हूँ, सारे मेरे दोनों सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं, तो फोटोग्राफी के अंदर आजकल कराची की अगर आप बात करें ना, तो बेहिसाब लड़के फोटोग्राफी कर रहे हैं, बुरे सेंस में नहीं कह रहा, काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उस अर्निंग को, उस काम को आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने क्या होगा, एक म्यार से हटा के नेगेटिव होने की तरफ भी जा रहे हैं, सही, उससे नेगेटिव काम भी लिए जा रहे हैं। तो वो रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे नेगेटिव काम करने को और नेगेटिव चीज़ तरफ जाने को, उसको रोकने के लिए बनने चाहिए और स्ट्रिक्टली उस पर इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर 5 डिप्लोमा करके फ़ोटोग्राफी में आया, 3 साल मैंने अपने सीनियर का बैग उठा के उनको असिस्ट किया, उसके बाद मैं इस काबिल हुआ कि मैं अकेले फ़ोटोग्राफी करने के लिए जाने लगा, काम करने लगा। आज मुझे 20 साल गुजर गए इस काम में, ठीक है। अब लड़के क्या करते हैं कि नेट से उन्होंने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने जी 20-30-40 हज़ार का कैमरा लिया, वालिदैन ने दिला दिया, खुश हो गए कि चलो भाई बच्चा कोई काम कर लेगा, कुछ अर्निंग कर लेगा, और इसको कैमरा दिला दिया। अब वो उनको ये नहीं पता कि उस कैमरे से वो एक्चुअल क्या काम ले रहा है, कैसे काम ले रहा है, और उसको ये काम लेना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो अब होना ये चाहिए कि रूल रेगुलेशन, अब रजिस्टर्ड फोटोग्राफर, मैंने पहले भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि रजिस्टर्ड फोटोग्राफर होने चाहिए, जो सर्टिफाइड हैं, जो क्वालिफाइड हैं, वो फोटोग्राफर होने चाहिए, ताकि पता चले कि मुस्तनद और सही लोग ये हैं। उसके अलावा अगर कोई काम कर रहा है तो आप उसको उसी हिसाब से रेटिंग पे रखें कि भाई ये क्वालिफाइड नहीं है, ये सर्टिफाइड नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इसको काम देते हुए सोचना चाहिए कि आया ये हमें किसी जगह पे नेगेटिव उसमें तो नहीं ले जाएगा कहानी में। बिल्कुल तो, सही। तो हमें सबसे बड़ा फुकदान जो है, हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का कोई उसूल नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया कि आप सो के उठें, एक ग्रुप बना हुआ होता है, वो आपको कहीं ना कहीं जाके ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसको गली के जो लड़के हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको ये टास्क मिल जाता है कि भाई इस आदमी की पूरी जो है ना मुझे इंक्वायरी करवानी है, ये क्या करता है, कब आता है, कब जाता है, कब करता है, और जहाँ इसने कोई एक कदम भी टेढ़ा चलाया मैं वहीं पकड़ लूंगा। और इसमें एक नेगेटिविटी की बात, इससे मुझे ये याद आया कि अक्सर लोग जो है वो शादी ब्याह में, अब फैमिलीज जो है वो लड़कियां लड़के डांस कर रहे होते हैं, हाँ सर, बोल रहे हैं, मतलब खुशी का इवेंट है ना। नेगेटिव लोग क्या करते हैं कि उसकी वीडियो बना के उसको वायरल कर देते हैं और उनकी इज्जत खराब कर देते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस FIA में भी और साइबर क्राइम में मौजूद है, मतलब मौजूद है। तो इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है? मैं माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, मैं तो काम
सीखने में हूँ, लेकिन मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया जो है, सेटेलाइट चैनल की अपनी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ, सेटेलाइट बिल्कुल, में बिल्कुल। और सोशल मीडिया में। अभी आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सोशल मीडिया के लोगों की तादाद, यानी कि अगर यूट्यूबरों को ले लें, ठीक है, ये यूट्यूबरों की तादाद 86 लाख, मतलब 86 लाख मतलब ये यूट्यूबर हैं। 8 मिलियन इनके तकरीबन। लिए एक रूल्स कानून जो है, देखें, हम जो हमारे पुलिस के अहलकार हैं उनको बेचारों को पता तो होता नहीं है। नहीं पता होता। अब उसने प्रेस कार्ड दिखा दिया, उसने बोला हाँ यार ये नहीं देख रहे कि यार यूट्यूबर है या सेटेलाइट का है, वो रजिस्टर नहीं है। उसने बोला कहाँ से हो? प्रेस से हूँ। अच्छा भाई, प्रेस से जाइए। अच्छा, बाइक को प्रेस और दिखाइए। मीडिया तो वो ऐसे हाँ, सीधा काम के वो मोबाइल जी, में- जी, जी। मतलब मैंने लोगों देखे अतर भाई, वो सैटेलाइट टेलीविजन चैनल से भी कुछ ज्यादा 2 हाथ आगे उनके आगे जो है होते वो। हैं। नहीं, डिजिटल को प्रमोट करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल, लेकिन यूट्यूबर्स किसी के- पैरामीटर में, मैं यूट्यूबर किसी के दायरे में। यूट्यूबर्स दायरे के में। खिलाफ नहीं हूँ। नहीं। और ये देखें, ये एक अर्निंग का पाकिस्तान में माशी सूरत हाल तो आप देख रहे हैं क्या है। एक अर्निंग का एक जरिया बनता है, मगर उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेके जाना चाहिए। पॉजिटिव कमाई करें, किसी के खिलाफ किसी की पगड़ी उछाल के पैसे ना कमाएं। यूट्यूबर जो है वो अच्छे प्रोग्राम करें, बहुत ऐसे प्रोग्राम भी हैं मुल्क में जो आप बहुत आगे लेके जा सकते हैं। पॉजिटिव प्रोग्राम भी कर पॉजिटिव सकते प्रोग्राम हैं, करें। बाकायदा। ड्रामे बन जैसे- सकते हैं, ड्रामे हैं। जैसे अली नकवी बहुत अच्छे ड्रामे, शॉर्ट फिल्में बना रहा है आजकल। ठीक है, और ठीक मुझे बड़ा पसंद है, और मैंने इससे ख्वाहिश भी जाहिर की कि मुझे भी यार थोड़ा सा काम से मैं एक और मेरे जहन में एक चिपकावा सा सवाल आया है, लेकिन नाज़रीन किराम वो मैं करूंगा ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अतर भाई, मैं आप पे था। हवाला क्या है कि एक मुश्किल आपने लाइन का इंतखाब किया, एक फील्ड का इंतखाब किया। फैशन फोटोग्राफरी की तरफ कभी रुझान नहीं बना, क्योंकि वो दौर तो बड़ा ऐसा है कि वहां स्टिल फोटोग्राफरी जो थी एक बड़ा काम समझा जाता था, और बड़ी आइटम गर्ल्स जो थी वो आती थी। तो उस तरफ कभी ऐसा शौक नहीं पैदा हुआ? हाँ नहीं, मेरा शौक हुआ जब अखबार जहां में मैं देखता था, एक मॉडल्स की तस्वीर जो है फ्रंट पेज का जीनत बनती थी। और वो उस वक्त अखबार जहां में छपना जो है बहुत वो बड़ी बात, बहुत मतलब बड़ा एजाज था। खुद ब खुद स्टार हो जाता था। वो जो हाँ। अगर कोई स्टार नहीं भी है, वो अखबार जहां की जीनत बन गया तो वो स्टार हो गया। तो वो इंतखाब में करता, मगर डर के नहीं किया कि यार शादी के बाद फिर मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। खौफ ये भी है। काम खौफ की खौफ वजह से है। मैंने फैशन फोटोग्राफी की तरफ नहीं गया, मगर मुझे शौक बहुत था। अच्छा। शहबाज भाई बैठे हुए हैं, और मैं प्रोग्राम के बाद इनसे बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा। अब आने का इरादा है कर उसका। सकते हैं प्रोग्राम। देखिए, फैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, और आज के दौर में शायद उसने ज्यादा एक मार्केट बना ली है, एक बिल्कुल बाकायदा बनाई है। प्रोफेशन। शबाज भाई, आप बताएंगे जरा सा थोड़ा सा इस पर। जी देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट लाइन क्या है। द मिनट आप लिमिट लाइन के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप कुछ भी कर लें, किस तरह की भी फोटोग्राफी कर लें, आप सेफ एंड सिक्योर हैं और आप अच्छे से अच्छा काम करते चलेंगे। मैंने इस रूल को फॉलो किया है। फैशन फोटोग्राफी के अंदर ज़ाहिर है कि हज़ारों मॉडल्स के पोर्टफोलियोज बनाए, काम किया, और फैशन शोज़ किए, सारा काम किया, लेकिन अपनी लिमिट लाइन के अंदर रहते हुए। कभी लिमिट लाइन क्रॉस होगी तो फिर बात आपकी तरफ Issues घूम के आएगी, और फिर वो जो है ना मसले ख़राब होने शुरू होंगे। बहुत से इस तरह के हमारे फैशन इंडस्ट्री में अभी जो है वो, अब लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी फेम लेने के लिए या जल्दी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो लिमिट लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि अब आज मैं, अब नाम जैसे कि मैं नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन किसी मॉर्निंग शो में इसी तरह वो एक लड़की ने डांस किया और रातों रात कहाँ से कहाँ पहुँच हाँ, गई। लेकिन आपके वैसे तजुर्बात शबाज में क्या रहे? आपने किन मॉडल्स के साथ ज्यादा काम किया, और मतलब ऐसा क्या आपके पास अनोखा हुआ कि जब आपने पिक्स दिखाई तो वो हैरान रह गए लोग? देखिए, यार ये हम ऐसे दिखते हैं माशाल्लाह। नहीं, सबसे बड़ा काम ये होता है, मेरे दोनों सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लाइटिंग अगर आप समझते हैं और जैसे अली लाइटिंग को भाई ने समझते हैं सबसे पहले जिक्र किया, तो आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको लाइटिंग का सेंस नहीं है तो फिर आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो अच्छी लाइटिंग करना जानता है, अच्छी लाइट बनाना जानता है, जिसको हम अल्फाज में कहते हैं, तो वो एक अच्छी तस्वीर बना सकता है। तो मेरा काम हमेशा ये होता था, कोशिश होती थी कि बेहतर लाइट हो, अच्छी लाइट हो, क्योंकि वही चीज़ जो है ना फिर निकल के आती थी। एक बात। दूसरी बात ये कि आप जब काम करते हैं
तो उसमें अच्छे बुरे सब लोग आपको मिलते हैं। ऐसे ही तो अच्छे लोग आपको हमेशा अच्छा तजुर्बा देके जाते हैं, बुरे लोग आपको हमेशा बुरा तजुर्बा देके जाएंगे। लेकिन तजुर्बा वो भी देखे जाते हैं। तजुर्बा वो भी देगी, बिल्कुल। ये इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने हाथ में अगर घड़ी बांधी हुई है, वो बंद हो गई या ख़राब हो गई, तो 11 बजे के टाइम पे वो एक दफ़ा पूरा जब घूम के आएगी तो 24 एक घंटे दफ़ा में वो 11 दो बजे दफा टाइम टाइम देगी। दिखाएगी। बिल्कुल सही है। तो हमें ये करना सिर्फ ये है कि आप अपना काम करें, ऑनेस्टी के साथ काम करें और प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें, हमेशा आप सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल। अली भाई मैंने इसमें एक बात मैं कहूँगा जी जी जिस तरह शहबाज भाई ने बात की है कि अभी इसको इस तरह थोड़ा सा मजाक मूड में ले लेते हाँ हाँ हैं बिल्कुल मजाक, कि मतलब हम मेरे शो में तीन- कोई पाबंदी नहीं है भाई। मैं फैशन शो में क्यों नहीं आया और ये क्यों आया ना, हाँ। तो इस पे हम थोड़ी सी बात ये करते हैं कि मैं और नकवी बैठे हुए, शहबाज भाई बैठे हुए, हम दोनों बिल्कुल अकेले आए और भाभी जो है वो शहबाज भाई को साथ में ले आई है, इनको अकेले नहीं छोड़ हम रहे। आज के शो में भाभी भी तशरीफ लाई है, वो हमारे साथ बैठी हुई है। अली भाई फिल्म मेकिंग, ड्रामा मेकिंग में अब क्या इनोवेशंस हुई हैं, क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या देखा है? क्योंकि आपने पीटीवी का दौर भी देखा, फिर उसके बाद आपका बहुत टाइम थिएटर में उमर भाई के साथ, मोइन भाई के साथ भी गुजरा। अब जो मेकिंग हो रही है, पहले का ड्रामा और अब के ड्रामे में कुछ फर्क आया है, या पहले कुछ जैसे हम सुनते आए हैं कि पहले रिहर्सल्स होती थी, फला होता था, ढिबका होता था, अब तो उसने सेट पे आना है, टाइम देख के अपने, और 12 13 14 सीन उसको टारगेट दिया गया है डायरेक्टर को कि भाई ये निकालने ही निकालने। क्या चेंज आ गया? मस्तूर भाई, पीटीवी के दौर में जो ना एक इदारा पीटीवी, ज़ाहिर है पीटीवी पूरी दुनिया में देखा जाता था, अभी भी मतलब गाँव गोटों में देखा जाता है, लेकिन ये है कि वहाँ पर बाकायदा 3 से 4 दिन रिहर्सल हुआ करती थी। हमारा एक प्रोग्राम था जो 2.5 साल बाकायदा चला है, पुतली तमाशा। पुतली तमाशा, उसमें मतलब मेरा कैरेक्टर था, 2.5 साल हम लोगों ने काम किया उसके अंदर। उसमें बाकायदा 4 दिन पहले रिहर्सल में बुलाते थे, वो स्क्रिप्ट देते थे, स्क्रिप्ट को पढ़ा जाता था और कैमरामैन को बिठाया जाता था कि यार हमने जो ना ये फ्रेम बनाना है, ये वो ग्रैंड रिहर्सल में। अच्छा, अब मतलब वो मूवमेंट मूवमेंट के साथ बताया जाता था, मूवमेंट के, ताकि वो फ्रेम से कोई आउट होता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? कैमरामैन। कैमरामैन की, यार ये आउट क्यों हुआ, बहुत सख्ती होती थी। अब चूंकि इतना यानी आसान दौर हो गया है, इतना बिल्कुल हल हो गया कि आप सेट पे चले जाएं, आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, यार ये 2 जुमले जो ना आपने बोलने हैं, भाई वेरिएशन कहाँ से लेके आऊंगा? वाह वाह। ठीक है, मैं कैसी मतलब अपने अंदर फीलिंग कैसे लेके आऊंगा? और माजरत के साथ मैंने तो यहां तक देखा है कि पहले तो सारा मामला एक साथ ही होता था, अब तो ये होता है कि जी छोड़े, आप वो नहीं आया, आप अपने डायलॉग बोले, हम मैं समझे, मैं खड़ा हूं, समझे खड़ा हूं। ये पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम चीट करना। चीट करना। देखिए, मैंने अगर फर्ज करें भाईजान बैठे हुए हैं, अगर मैं फ्रेम में मैं हूं, नहीं है ये, तो मैंने चीट करना है, मैंने आई एंगल देना है, कैमरे ने बोला यार आपका आई व्यू ये है, अच्छा मैंने किसको देखना है, यार आप ये देखें जी, अच्छा ये कौन है भाई, ये एक्टर खड़ी हुई है, भाई आज क्यों नहीं आई, यार आज वो आई नहीं, बस आप चीट कर दें। ये आसान काम हो गया, यकीन जाने। हाँ, लेकिन वही वाली बात है, वेरिएशन नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, एक्टर्स नहीं है, चूंकि थिएटर जो है वो लाइव है, मदोशी का आलम है, उसमें लाइव में आपके सामने ऑडियंस बैठी हुई है, आपने जो किया, क्योंकि तख्ता है ये थिएटर जो है, क्योंकि हमने उमर शेख साहब के साथ काम किया, मोइन भाई के साथ काम किया, लियाकत सोल्जर साहब के साथ काम किया, बहुत मुश्किल होता था काम करना, और उसमें अगर एक लाफ्टर आ गया ना तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता था मंसूर भाई। ऐसा ही है। अब चूंकि थिएटर की इंडस्ट्री भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, फिल्म मेकिंग के हवाले से आपने बात की, फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट दम तोड़ चुकी है। अब चूंकि लोग बना रहे हैं कुछ शॉर्ट फिल्में, जैसे मैं भी, जैसे भाईजान ने जिक्र किया था, भाई ने, हमारे सीनियर भी हैं, यकीन हमने साथ भी काम किया, हमने बहुत वो खतरनाक दौर भी देखा। क्या ख्याल है अखबार में? तो बस वो यानी हर तरह का तजर्बा रहा। अब शॉर्ट फिल्म बनाते हुए भी यकीन जाने मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है। मुझे क्यों जाना पड़ता है कि यार वो लोकेशन मुझे क्यों नहीं मिल रही जो यहाँ है, जो वहाँ है, यहाँ क्यों नहीं मिल रही। गाँव का मुझे सेट चाहिए। अच्छा, अब मेरी 12 फिल्में हैं सराइकी ज़ुबान की, वो फिल्में सुपरहिट भी गई। और अली भाई मेरा ख्याल है बहुत काम है आपका सराइकी ज़बान में, बहुत काम किया है एज ए कैमरामैन, क्योंकि मेरी जो फिल्में थी ना ये एक लैंग्वेज के हवाले से हुआ करती थी। अब अगर एक फिल्म, मैंने एक शो खरीदना होता था सिनेमा से, तो 2 शो लगे होते थे, किसी की फिल्म लगी उर्दू, तो मेरी सराइकी फिल्म थी, तो अब सराइकी फिल्म के अंदर लोग जो ना 700-800 लोग आ गए। अब जो पहला शो हुआ किसी का उर्दू का, तो कहने लगे, सिनेमा के मालिक ने कहा यार हमारे पास 7-8 बंदे बैठे हुए, ये कौन है? ऐसा पब्लिसिटी होती थी
क्योंकि मैंने उस इलाकों में फिल्में चलाई जहाँ के वो सराइकी लोग होते थे, हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ उर्दू टारगेट ऑडियंस में आपने घुस के काम किया। जी जी जी। अब चूंकि अभी भी एक मेरी फिल्म डिस्प्ले होने के लिए जा रही है, माशाल्लाह। तो हमारे कायद मोहम्मद अहमद शाह साहब जो हैं बहुत मेहरबान है हमारे पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप काम करो, काम कोई करने शक वाले नहीं कदर है, करते हैं कोई वो। शक नहीं है, और बहुत काम की कदर करते सितारा हैं। इम्तियाज तारा अहमद इम्तियाज, शाह। तारा हिलाल, अल्लाह पाक उनको और भी ऐसे नवाजे, लेकिन वो कदर काम की करते हैं। और आज हम खास तौर पे अहमद शाह साहब को और सालगिरह की भी मुबारकबाद देना अरे चाहेंगे। हमारी तरफ से भी। आज जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है तो आज मोहम्मद अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर सितारा इम्तियाज, लाल इम्तियाज, उनकी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी Happy बर्थडे। birthday, हैप्पी happy बर्थडे birthday। अहमद शाह साहब। जी, तो बस ये फिल्म मेकिंग की बात अगर हो जाए, अच्छा आप देखें, अगर आप टीवी ड्रामे देख रहे हैं, मैं आप टीवी ड्रामे की बात करूंगा, अब बात चल रही है कैमरे की, हर कैमरामैन का अलग अलग एंगल होता है, लेकिन आप देखें अगर कोई भी चैनल उठा के देखें, उनको एक ही एंगल बना हुआ है, एक ही कमरे में 4 और लड़कियां खड़ी हुई हैं, एक खड़ा हुआ है। और कदे कलाम में Actor। मुझे फिरदौस जमाल की भी एक बात याद आ गई। जी, जी। फिरदौस जमाल ने कहा कि अब तो मतलब कोई कुछ नया नहीं है, वही हल्की सी दाढ़ी वाला एक हीरो है, हर ड्रामे में वो हल्की सी दाढ़ी वाला एक दो मतलब उसका गेटअप भी चेंज नहीं कर रहे हैं आप। कुछ एक दौर था कि सुल्तान राय साहब को ये गंडासा कमाल बोलते। था, हाँ उन्होंने गंडासा लेना है और सिर्फ उनका नाम बदला जाता था, दुपट्टा बचाना है। हाँ बस वो किसी से दुपट्टा मांगने से वापस किसी से। एक छोटी सी एक आपको बात कहूंगा कि एक फिल्म बन रही थी पंजाब साइड में, भावलपुर साइड में, तो मैं अपना कैमरामैन था उसमें। अब वो लोग साया नारी थे, उनको पता नहीं था कि हमने क्या करना है। अब वो क्या करते थे सर, सुनने वाली बात है, थोड़ी सी कॉमेडी टाइप की है, मैं हैरान हो गया। मैंने फ्रेम बनाया हुआ, कहने लगे यार ये जो है ना, ये यहाँ इसका गुर्दा निकालेगा, तो इसके वेरिएशन आपने ना वो उसका पूरा चेहरे के लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, जो क्लाशों को वाले लोग थे ना, वो नीचे खड़े हुए हैं और गंडासे वाला ऊपर खड़ा हुआ छत पे, ठीक है। मैं हैरान में कि इसको कैसे लेना, कि बाद में लेंगे। अब वो गुर्दे जो गुर्दा निकाल रहा है ना, और जिसका गुर्दा निकल रहा है वो उसका चेहरा देखिएगा जरा। अब जो गुर्दा निकाल रहा है उसका, अच्छा वो दम लगा के मैंने निकाला। कहा ये क्या है, कहने लगा यार ये असल में बात ये है कि ये मुर्गी के ना कुछ वो चीजें लेके आ गया, खून वून की चीजें, तो इसको जो है ना बदबू आ रही है, तो इसलिए वो नाक बंद कर रहा है, तो गुर्दा नहीं निकल रहा है। तो ऐसे नारी लोगों ने फिल्म बनाई है, हमने ऐसे तजर्बे देखे हैं मंसूर भाई। अच्छा, क्योंकि आपने पुरमिज़ाज गुफ्तगू कर दी, आपका बड़ा अरसा उमर भाई के साथ गुजरा। उमर शरीफ पाकिस्तान की पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया हाँ, जी, लेजेंड जी, लेजेंड legend। सवाले हैं। पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। पूरी दुनिया जहां जहां उर्दू बोली सुनी समझी जाती है, क्योंकि हिंदी और उर्दू सिर्फ लिखने का ही रस्मुल खत का फर्क है, बाकी तो एक हवाला है। तो क्या कोई एक आध उनकी भी अगर याद शेयर कर जाए इस शो में? देखिए मंसूर भाई, कैसे डांट पड़ती थी शुरू में, कैसे प्यार मिलता था? उमर भाई की बात करूं, उमर भाई थिएटर के एक्टर नहीं थे, फिल्म के भी थे, जी जी, टीवी के भी थे और केसट के भी थे। क्योंकि शुरू में उनको पीटीवी से जब कहा गया कि आप जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो केसट के जरिए हमने अपने आप को मनवाया। थिएटर के जरिए उमर शरीफ थिएटर से बने। अच्छा, एक चीज़ और, उमर भाई के साथ काम करना कितना ख़तरनाक होता था कि जब मैं उमर शरीफ साहब के खड़ा हूँ तो मैं घबरा गया। मेरा ड्रामा था एक, तो उमर भाई ने बोला क्यों घबरा रहे हो? मैंने बोला उमर भाई आप मेरे सामने खड़े हुए हैं कि थप्पड़ की बरसात ना हो जाए, सब करते हैं। कह रहे नहीं, तुम समझना कि मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम एक्टर हो, बस ये समझ के तूने एंट्री कर ये दी। उमर भाई ने जुमला उमर दिया। भाई जुमला बड़ी दिया। बात। कहता है मैं उमर शरीफ नहीं हूँ, मोहम्मद अली, तुम आओगे ना, तुम इंटर हो गए, तुम समझ लो कि ये बेवकूफ़ खड़े हुए हैं और तुम एक्टर बन के आना सामने, और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये बेवकूफ़ है। तो यकीन जाने मैंने ऐसे ही किया, तो मेरी कामयाबी हुई। तो कहना मैंने क्या कहा था, तो मुझे ट्रेनिंग भी हुई है थिएटर से। उमर शरीफ हमारे उस्तादों में से भी हैं। उमर भाई के साथ मैंने तकरीबन 12-15 ड्रामे किए। जब डांट पड़ती थी तो कैसे पड़ती थी? डांट जब ऐसे- प्यार होता था तो कैसे होता था? डांट ऐसी पड़ती थी कि थिएटर पे अगर गुस्सा उतारना होता था तो एक थप्पड़ तो चपत कर दिया करते थे हर किसी का, मतलब कोई भी एक्टर नहीं बचा उनसे, मैं तक नहीं बचा। अच्छा, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो बाहर आके मुझे सिर्फ आंखों से डांटना, कल से नहीं आना भाई आपने। मैं डर गया, मैंने कहा अभी तो इसके 18 शो बाकी है, क्या होगा। मैंने उमर भाई के सामने हाथ बांधने, उमर भाई ऐसा ना कीजिएगा, ये ड्रामा देखिए, उमर शरीफ का ड्रामा देखने की दुनिया आती थी। ऐसे ही है, और उमर शरीफ के नाम पे आती थी। हाँ, उमर शरीफ के नाम पे आती थी। अब वो दौर नहीं रहा, अब हम बैठे होते हैं विंडो के ऊपर हाथ रख के, कोई आएगा ड्रामा देखेगा, ऐसा नहीं है। यही वजूहात है कि थिएटर इंडस्ट्री भी तबाह होगी, फिल्म इंडस्ट्री भी तबाह होगी। अच्छा, भाईजान ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कुछ अनाड़ी लोग भी प्रोफेशनल में आ गए। क्या ख्याल है? फोटोग्राफर, बिल्कुल। वो क्या करते हैं, फैशन के अंदर जो फोटोग्राफी करते हैं उनका एक अलग एम है, कोई मोटिवेट अलग है, कोई यार ये मैं कुछ इस तरीके से आया हूँ। लेकिन ये लोग जो है ना प्रोफेशनल लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी,
ये जो बैठे हुए हमारे सीनियर लोग हैं, जिंदगी दे दी इन्होंने, डिटेल देखनी है यार। मैं कहता हूँ उतर भाई की एक फोटोग्राफी मैंने देखी, मैं कहता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये फोटोग्राफर तो बहुत हैं, लेकिन इन्होंने जब फोटोग्राफी करते हैं अपनी जान पे खेल जाते हैं। ये यकीन जाने, मेरे साथ काम किया, मोहम्मद अली लाठी तुम्हें पड़ेगी, पत्थर तुम्हें पड़ेंगे, हमें पड़ेंगे, कोई मसला नहीं। साफी से ज्यादा कैमरामैन की स्ट्रगल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल कैमरामैन की स्ट्रगल ज्यादा होती है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं मंसूर भाई सिर्फ एक बात ऐड करूंगा। सर ने जैसे कहा अनाड़ी लोगों का, सिर्फ अनाड़ी लोगों को मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हो क्या रहा है। मैं क्योंकि फैशन काम कर रहा हूँ, फैशन फोटोग्राफी कर रहा हूँ, पहले लिमिटेड फैशन शो होते थे लेकिन बड़े लेवल पे होते थे और पूरी उसकी प्रोटोकॉल के साथ होते थे। फैशन शो की लाइटिंग कैसे बनती है वो पता होता था, क्योंकि वो लाइटमैन पढ़ा लिखा आदमी होता था और बाकायदा लाइटिंग इंजीनियर होता था, वो लाइटें बनाता था, फिर रैंप बनता था, और जब वो मॉडल चल के आके टी पे आके रुकती थी तब हम उसको जो है फोटोग्राफ करते थे। और हमारे पास 70-200 mm का लेंस होता था जो फैशन फोटोग्राफी के लिए लाजमी है, ठीक है। उस हिसाब से हम काम करते थे और वो एक स्टैंडर्ड था। अब मैंने देखा है कि शादी हॉलों में भी फैशन शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ छोटे छोटे जगहों पे भी फैशन शो हो रहे हैं। अच्छा, रैंप बनाने के लिए उन्होंने जो है वो चार टेबलें लटाई और सफ़ेद रंग का उसके ऊपर पैनाफ्लेक्स डाल दिए और रैंप बना दिए। अब लाइटिंग का देखिए सबसे बड़ा भंड क्या होता है, लाइटिंग उन्होंने जो लगाई ना, अब वो क्रॉस में तो लाइटिंग लग ही नहीं सकती क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि वो रंगीन लाइटें लगा दी जो जलबुझ हो रही हैं म्यूजिक के साथ। अब वो कैमरे के नुकसानदेह हैं, वो ड्रामे के लिए तो नुकसानदेह है, वो हमारे फोटोग्राफी के लिए इसलिए नुकसानदेह होती है कि हमारा कलर टेम्परेचर आउट हो जाता था। अब हम जब तस्वीर खींच रहे हैं और वो लाइटें ऑन ऑफ हो रही हैं, कभी नीली कभी लाल कभी कोई, तो हमारी तस्वीर ब्लास्ट कर रही थी। अब वो एलसीडी पे देखें यार ये तस्वीर कैसे ब्लास्ट हो गई। अब उसको जो लाइट पे बैठा हुआ है बंदा, उसको जाके मैंने कितनी दफ़ा कहा, मैंने कहा भाई खुदा के लिए वाइट लाइट के ऊपर रोक दो और वाइट लाइट के ऊपर स्टॉप कर दो, क्योंकि अब जब फोटोग्राफ करनी है, जब मॉडल टी जंक्शन पे आकर रुके, टी पर आएगी तो फिर आपने वाइट कर देना, उस वक्त आप नाल नीली पीली ऑरेंज लाइटें मत मारो। लेकिन वो क्योंकि वीडियो भी बन रही होती है और साउंड भी चल रहा होता है, तो उनको वो वीडियो के लवाजमात पूरे करने के लिए उसको रंग बिरंगा दिखाना होता है पूरा। बिल्कुल सही है। तो ये वाली चीज़ें ना, ये नॉन एजुकेटेड लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सा काम कैसे करना है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल सही। अतर भाई आखिरी मिनट रह गया, क्या जो अब इस वक्त प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं दोस्त, चूंकि एक दम तोड़ती गई सनत है, दम तोड़ता हुआ हवाला है, उन फोटो जर्नलिस्ट के लिए क्या पैगाम है, कैसे अपने आप को चेंज करें, कैसे हालात के मुताबिक ढालें अपने आप को? सर इसमें तो मंसूर भाई सिर्फ यही कहूँगा कि अब हमारे जो दोस्त फोटोग्राफर अभी हैं और फोटोग्राफर एसोसिएशन भी मौजूद है और वो एक थोड़ा सा फंड है उनके पास, उस फंड से तो इतना अच्छा काम नहीं हो सकता। तो एक इसके लिए जो है वर्कशॉप्स और इस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए कि लोग जो है डिजिटल फोटोग्राफी की तरफ आ जाएं, अपने आप को कन्वर्ट करें, स्किल पैदा करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है वो कोर्स करें। ये ऐसा नहीं है कि आपने कैमरा उठाया, मोबाइल उठाया और आपने वीडियो बनाई और कल वायरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जाना होगा इंटेलिजेंट उस पर, आर्टिफिशियल उस पर, सोशल मीडिया पे, इन सारी चीज़ों पे आपको जो है फोकस करना होगा, अपने आप को वक्त के साथ ढालना होगा, और नहीं तो वक्त गुजर जाएगा और हम भी गुजर जाएंगे। बिल्कुल। एक छोटी सी बात करूंगा मैं, अपने कैमरामैनों को एक मैं मालूमात देना चाह रहा हूं। जो हमारे कैमरामैन हैं वो ज़्यादातर एलईडी को देखते हैं। माजब चाहूँगा कि भाई वो एलईडी पे फोकस ना करें, वो व्यू फाउंडर को देखें। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा वो व्यू फाउंडर देखता है। व्यू फाउंडर खत्म हो गया, दौर खत्म हो गया, लेकिन वो व्यू फाउंडर अभी मौजूद है। अगर ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट आएगा, तो कलर करेक्शन का कोई मजा है। अब कलर व्यू फाउंडर भी आ गया है, तो लिहाजा जो डिटेल व्यू फाउंडर में होगी वो एलईडी में नहीं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज का डायरेक्ट ताल्लुक जो है व्यू फाउंडर से। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज हमने इन मेहमानों की गुफ्तगू से जो बात सीखी समझी वो ये कि आप जिस फील्ड का भी इंतखाब करें, जहाँ भी आप अपना कैरियर बनाना चाहें, सीख कर जाएं, पढ़ कर जाएं, समझ कर जाएं। तालीम बहुत ज़रूरी है हर काम के लिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।